उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान हरिद्वार और रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने करीब 199 विकास योजनाओं का शिलान्यास करते हुए क्षेत्र को विकास की नई दिशा देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में खेल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री ने मदरसों की जांच पर अपने आदेशों को दोहराते हुए कहा कि राज्य में जिन मदरसों में गलत गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि वह लोकतांत्रिक तरीके से काम करने में असफल रहे हैं, इसीलिए ऐसी घटनाओं पर उतारू है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उन्हें सबक सिखाएगी। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने जनवरी में इसे लागू करने की बात कही। मुख्यमंत्री के इस दौरे ने प्रदेश में विकास और कानून व्यवस्था के प्रति उनकी दृढ़ता को और मजबूत किया। 54 करोड़ 31 लाख रुपए की आज 54 करोड़ 31 लाख रुपए की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है, जिसमें से एक बड़ी धनराशि से लगभग 21 करोड़ रुपए की धनराशि से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, जिसमें अनेक स्पोर्ट्स की गतिविधियां, खेल की गतिविधियां, योग इत्यादि यहाँ पर संचालित होगा। और शहर के बीच में कॉम्प्लेक्स बन जाने से निश्चित रूप से यहाँ के सभी खिलाड़ियों को, यहाँ के सभी नागरिकों को, सबको एक अच्छी सुविधा यहाँ पर मिल पाएगी। इसके साथ साथ रुड़की में, अन्य नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में और स्कूलों में एक काम करवाए गए हैं और ये सभी काम पूरे हरिद्वार जनपद के लिए आने वाले समय में एक विकास के मील के पत्थर साबित होंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सर दिल्ली वाला सर उसको कैसे राहुल गांधी जी द्वारा जो भाजपा सांसदों को तोड़ गई, देखिए उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि अब ये लोग जब लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर पा रहे, जनता इनको लगातार नकारने का काम कर रही है। अभी हरियाणा का विधानसभा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, जिस प्रकार से जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है, उससे बौखला कर अब ये इस प्रकार की हाथापाई, इस प्रकार की चीजों पर उतारू बलपूर्वक काम करने पर विश्वास कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश की जनता देख रही है। हमने गृह मंत्रालय को, पुलिस विभाग को और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं कि सभी मदरसों की जांच की जाए और उसमें पढ़ने वाले जिनके एडमिशन हुए हैं उनकी भी जांच की जाए। उनके जो पहचान पत्र हैं वो और पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए। और जहां भी ये अवैध मदरसे बने हैं या उनमें पढ़ने वाले लोग जिनका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है या कहीं किसी प्रकार की आशंका है, किसी प्रकार के संदिग्ध है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। यूसीसी चूंकि हमारा संकल्प था और 2022 के आम चुनाव में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष अपना संकल्प रखा था, वायदा किया था कि हम सरकार में आते ही यूसीसी के लिए कानून बनाएंगे और हमने विधेयक लाकर वो कानून बना दिया है और अब जनवरी माह में 2025 में हम इसको लागू कर देंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक समापन के बाद मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों से पूरे प्रदेश की जनता को जोड़ने के लिए आधिकारिक मशाल यात्रा 26 दिसंबर को हल्द्वानी से शुरू होगी। ये यात्रा सभी 13 जनपदों से होकर गुजरेगी और हर जनपद में इस दौरान 2 से 3 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि मशाल यात्रा का आरंभ हल्द्वानी से किया जाएगा और 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मशाल यात्रा को रवाना करेंगे। यहां से ये यात्रा कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के सभी 13 जनपदों में जाएगी।
देखिए, हम सबको विदित है कि राष्ट्रीय खेलों का आगाज़ हो चुका है और एक लॉन्च कार्यक्रम 15 दिसंबर को आप हम सब लोगों ने हम उसके साक्षी बने हैं। बहुत ही वृहद कार्यक्रम और ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चूँकि इसके लिए प्रचार प्रसार की अत्यधिक आवश्यकता है, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो सूचना विभाग के पास में है। उन्हीं अधिकारियों को आज आमंत्रित भी किया था, जिसमें हमारे सूचना के सेक्रेटरी से लेकर संबंधित अधिकारी आज मौजूद रहे और हमारे विभाग के अधिकारी भी रहे, जिसमें उनको ये साफ निर्देशित किया है, चूँकि अब हमारे सिंबॉलिक चीज़ें जो है वो लोकार्पित हो चुकी हैं, चाहे वो हमारा मैस्केट हो, चाहे वो हमारा लोगो हो, स्लोगन हो, एंथम हो, हमारी जर्सी हो। अब प्रकाशन में सब चीज़ें जो है पूरे 13 जनपदों में दिखना चाहिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जन गण मन के भाव आए, वो प्रचार प्रसार के साथ अधिक किए जाने के साथ में उसका जुड़ाव बनता है। इसको लेकर सूचना विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक होर्डिंग हो गया, फ्लैक्सी हो गई, या आपके बैनर हो गए, रेडियोज़ हो गए, आपके पोर्टल्स हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, इन सब को संपर्क करते हुए जो है इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने का जो है आज दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आज बैठक के दौरान में ही आगामी 26 दिसंबर से एक ये तय हुआ है कि हम लोग मशाल यात्रा अपने गोलापार स्टेडियम से हम लोग प्रारंभ करेंगे और यह प्रारंभ भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ही ये मशाल यात्रा प्रारंभ की जाएगी, जो कि पूरे 13 जनपदों की यात्रा करेगी। निश्चित रूप से यह भी एक जागृति रैली होगी, जिसमें हर एक युवक, हर एक युवती, हर एक खिलाड़ी और हर एक जनमानस जो है वो जुड़े। इस तरीके से उनके साथ में जो है एक कनेक्शन या कनेक्टिविटी जो है वो बनाई जाएगी। तो ये भी एक बड़ा कार्यक्रम जो है अपने गोलापार स्टेडियम हल्द्वानी में होने जा रहा है 26 तारीख को। निश्चित रूप से यह प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। नगर पालिका और नगर पंचायत के दावेदारों की नब्ज टटोलने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने जिले के उद्देश्य से प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सौरभ भगोना बागेश्वर पहुंचे। 2 दिवसीय जनपद भ्रमण पर है। बागेश्वर में एक नगर पालिका और 2 नगर पंचायत है। प्रभारी मंत्री ने कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव में जी जान से जुटने के लिए कहा है। देखिए, एक प्रभारी मंत्री के रूप में मेरा दायित्व बनता है कि निकाय चुनाव आ गए हैं और मैं कपकोट में आज यहाँ पर नगर पंचायत की बैठक लेने आया था। इसके बाद मैं बागेश्वर नगर पालिका में बैठक लेने जाऊँगा और कल सुबह गरुड़ में मेरी बैठक है 11 बजे। लगातार कोशिश यही है कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे नगर पंचायत, पालिका, निगम, ये सब जो है विकास को धरातल पर उतारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक माध्यम बनते हैं। तो कोशिश यही है कि बागेश्वर जिले की जितनी भी हमारी नगर पंचायत और पालिकाएं हैं, इनको हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते, ताकि विकास को जो तेज़ी मिली है, बागेश्वर जिले को विकास को जो तेज़ी मिली है, कपकोट विधानसभा को जो तेज़ी मिली है और जो हमारे बागेश्वर विधानसभा को तेज़ी मिली है विकास के पिछले 3 साल में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, वो तेज़ी धीरे ना पड़े और तेज़ी से आगे बढ़े। सर, चुनाव की तिथि कब तक क्या होनी है? नहीं, देखिए, वो बहुत जल्द। अब तो सारे आरक्षण की आपको मालूम ही है, चाहे वो वार्डों के आरक्षण हो, चाहे वो मेन सीटों के आरक्षण हो, वो सारे प्रकाशित हो गए हैं। 1 हफ्ते का आपत्ति का समय दिया गया है और उसके बाद उसका आचार संहिता घोषित कर दी जाएगी। तो मुझे लगता है 20 जनवरी तक कहीं ना कहीं वोटिंग हो जानी चाहिए। सर, बहुत से लोगों को टिकट मिलेगा, बहुत से लोग नाराज भी रहेंगे, तो किस प्रकार से जो नाराज लोग हैं उनको आप समझाने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है कि ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अधिकार है टिकट मांगने का। यहाँ पर कोई फरमान नहीं सुनाए जाते, यहाँ पर पब्लिक राय और हमारे पर्यवेक्षक आ रहे हैं आज, वो सारे कार्यकर्ताओं की राय। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। विभाग की कोशिश है कि वे देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य में आए। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में 12 महीने सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। विभाग की कोशिश है कि सौर ऊर्जा के मामले में उत्तराखंड देश में पहला राज्य बने। विभाग ने इस वर्ष का 100% टारगेट पूरा कर लिया है। उनकी कोशिश है कि अगले वर्ष में 150% टारगेट को पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से जल्द सब्सिडी दिए जाने के साथ ही अन्य कार्यों को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सौर ऊर्जा को स्वरोजगार से जोड़ने का भी लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए विभाग कार्य कर रहा है। देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग
इस देश में सर्वप्रथम स्थान पर आए हैं और हमारे यहाँ सौर ऊर्जा का दोहन मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल है उसका किया जा सके। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ठंड में भी हमारे यहाँ सूर्य का उदय होता है, फॉग का असर कम रहता है, तो साल भर हमारे यहाँ सोलर एनर्जी का दोहन हो सकता है। हम लोगों का प्रयास यही है कि जो राष्ट्रीय टारगेट्स दिए गए हैं वो 100% से ज्यादा किए जाएं। 100% जैसा कि हमने वहां भी बताया था सौर कौथिक में भी कि हमारे जो राष्ट्रीय टारगेट्स थे हम 100% ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। भविष्य में भी हमारा प्लान ये है कि हो सकता है कि इस बार हम लोग 150% के करीब जो टारगेट्स हैं डोमेस्टिक का 18 दिसंबर से 27 फरवरी तक एनएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित की जा रही राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का आयोजन शुरू हो गया है। इस बात पर एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में घनी आबादी वाले इलाकों में किसी बीमारी के संक्रमण के खतरे के साथ उसके उपचार में भी खासी दिक्कतें आती है, जिसे देखते हुए देहरादून में 20 कैंप आयोजित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इन कैंप से एकत्रित किए गए डेटा की आगे समीक्षा कर किसी क्षेत्र की बीमारी का मुख्य सूत्र पता लगा जाएगा। इसमें आज एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसमें हमारे अर्बन एरियाज जो है जो जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होते हैं, संक्रमण का खतरा भी बहुत अधिक होता है और अगर कोई भी डिजीज अनट्रीटेड रह जाए तो उसमें हॉटस्पॉट्स बनने का भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो इसके दृष्टिगत ये आज से ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इस तरीके से 20 कैंप्स देहरादून शहर में आयोजित किए जाएंगे। इनके जो डेटा होगी उसकी भी हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार की डिजीजेज उन क्षेत्रों में ज्यादा आ रही हैं, क्या वो वाटर बॉर्न है या वेक्टर बॉर्न है या टीबी की या किस प्रकार की डिजीजेस सामने आ रही हैं, जिससे कि पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन भी टाइमली वहां पे किया जा सके। और इसके अतिरिक्त जो हमारा आज का कार्यक्रम था उसमें ना कि केवल स्पेशलिस्ट आए थे, विभिन्न प्राइवेट हॉस्पिटल से आए थे, ग्राफिक एरा से, हमारे जो विवेकानंद हॉस्पिटल है, कई अर्बन पीएचसी के डॉक्टर स्पेशलिस्ट आ रखे थे, फिजिशियंस, ईएनटीज, आंख के, दांत के, हर प्रकार के डॉक्टर्स वहां पे अवेलेबल थे और साथ में वहां पे टीबी की जांच की जा रही थी, पैथोलॉजिकल टेस्ट किए जा रहे थे, आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए हैं। तो इस प्रकार के वो एक मल्टीपर्पज काइंड ऑफ अ कैंप है जिसमें कि लोगों के घर तक उनको सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध किए जाने का ये इसमें आशय है। और अगर ये जब ये क्रियान्वयन सक्सेसफुली हो जाता है तो इसको पूरे प्रदेश के सभी नगर निगम। वहीं दून अस्पताल मेडिकल कॉलेज तो बना दिया गया, लेकिन यहाँ की व्यवस्था सुधारने के बजाय अब बद से बदतर होती जा रही है। दून अस्पताल में इलाज करने के नाम पर नए डॉक्टरों से एक्सपेरिमेंट कराए जा रहे हैं। तमाम शिकायतों के बाद भी हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। दरअसल बीते दिन 50 वर्षीय विजेंद्र नाम के एक व्यक्ति को हृदय संबंधित तकलीफ होने के चलते दून अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज करना तो दूर, उसे एम्बुलेंस से उतरने तक नहीं दिया। ये हालत जब राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार दून अस्पताल की है तो राज्य के अन्य अस्पतालों का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीएमएस बेहतर कम्युनिकेशन का तालमेल ना होना बता रहे हैं। कम्युनिकेशन की कमी है यहाँ पर। जैसे जो एम्बुलेंस वाला मरीज जो बताया गया है वो पीआरओ के कहने पर भी और ईएमओ के कहने पर भी मरीज को अंदर नहीं लाए और अपने आप आईसीयू चले गए, जहाँ उन्हें कोई बेड नहीं दिखा तो फिर वो दूसरे अस्पताल ले गए या घर ले गए। इसमें तो ये बात हुई है। तो जहाँ तक है कि लोग अपने आप ही चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। तरीका ये होता है कि मरीज को ला के ईएमओ के पास दिखाना होता है। ईएमओ वहाँ से सारी व्यवस्थाएं करते हैं कि किस विभाग में मरीज जाएगा, किस डॉक्टर के अंदर। शीतकालीन यात्रा के अंतिम पड़ाव नरसिंह मंदिर में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पहुंचने पर स्थानीय लोगों के द्वारा फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर पहुंचने पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने नव दुर्गा मंदिर, नरसिंह मंदिर में दर्शन किए। इसे यात्रा के दौरान आपको बता दें, स्थानीय यात्रा में शामिल 108 श्रद्धालुओं के साथ चारों धामों के तीर्थ पुरोहित भी शामिल थे। 16 दिसंबर से हरिद्वार से शुरू हुई शीतकालीन यात्रा 3 धामों के शीतकालीन स्थलों के बाद शुक्रवार को ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में पहुंची। यात्रा के अंतिम पड़ाव नरसिंह मंदिर पहुंची।
हम ये मानते हैं कि जो मूल्य होते हैं वो शाश्वत होते हैं। तो जो हमारे धर्म के मूल्य हैं वो शाश्वत हैं, वो परिस्थितियों के वशीभूत होकर के समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए धार्मिक जो मूल्य हैं वो सनातन है। और जो हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी पहचान है, हिंसा से दूर रहना, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते, ये जो हमारी पहचान है, इसी के कारण हमको हिंदू नाम मिला है। हिंसया दूयते चित्तम, हिंसा से जिसका चित्त दुखी हो जाए, किसी को पीड़ा देने की जिसके मन में भावना ना आए, उसको हिंदू कहते हैं। तो आजकल हमारी सनातन धर्मियों की पहचान हिंदू के रूप में हो रही है। हाँ, आप ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं, हिंदू और सनातनी दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन आपको ये प्रश्न इसीलिए हम समझते हैं पूछना पड़ रहा है क्योंकि आजकल एक नया शब्द आ गया है और वो है हिंदुत्व। तो वैसे तो शब्द शास्त्र की दृष्टि से हिंदुत्व का मतलब हिंदू होने का भाव है, लेकिन वो हिंदुत्व जो है वो राजनीतिक एक प्रयोग है। और इसीलिए हम अपने आप को हिंदू कहेंगे और हिंदुओं के नाम पर हम इकट्ठा होंगे। और हमारा उद्देश्य धर्म पालन में उतना नहीं होगा जितना राजनीतिक रूप से अपनी सत्ता स्थापित करने में होगा। इस अर्थ में हिंदुत्व शब्द भी हम लोगों के बीच में आया हुआ है और इसीलिए बहुत से लोग हिंदू धर्म और हिंदुत्व नाम की राजनीति, इन दोनों के बीच में अंतर देख भी पा रहे हैं लेकिन कह भी नहीं पा रहे हैं। तो हिंदुत्व जो है वो एक राजनीतिक प्रयोग है। और दून पुलिस के लिए दिसंबर का यह महीना काफी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। दरअसल क्रिसमस डे के साथ ही नए साल का जश्न और 26 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इसको देखते हुए दून पुलिस ने नई कार्य योजना तैयार की है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि तमाम कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस फोर्स के उचित इंतजाम किए हैं। इसके अलावा दून पुलिस ने विशेषकर मसूरी में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तैनाती की है। साथ ही जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था भी की है। और देखिए, जैसा ये देखा है कि लास्ट का जो हमारा क्रिसमस का है और इसके साथ ही विंटर कार्निवाल भी 26 से 30 मसूरी में प्रस्तावित जो होगा। और अगला जो नया साल का जो आगमन है उसमें भी देख रहे हैं लंबा वीकेंड जो हमारा छुट्टियों का पड़ रहा है, उसको देखते हुए जो हमारा ये 2 वीक है 24 तारीख से लेकर अगले सप्ताह के 7 तारीख तक, इसमें पुलिस व्यवस्था के लिए हमारी जो जितनी तैयारी है जो फोर्स की है वो हमने कर लिया है। खासकर मसूरी को फोकस किया है क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट है जो क्रिसमस के अलावा न्यू ईयर पे मसूरी भी जाते हैं, तो उनको वहाँ के लिए अलग से हमने एक डेडिकेटेड अब वहाँ सीओ और हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी लगा रहे हैं। साथ ही साथ हम पीएससी और अन्य बल भी दे रहे हैं। और कुछ हमने इसमें इंतजाम ऐसे भी किया है क्योंकि जैसा अभी पुलिस और प्रशासन ने मिलकर वहां पर एक पार्किंग का शुरू किया, उसमें 900 अतिरिक्त पार्किंग हमने क्रिएट करी है, किंग क्रेक पर भी क्रिएट करी, जहां से शटल सर्विस के माध्यम से अगर वहां पार्किंग फुल हो जाती है तो फिर हम शटल सर्विस के माध्यम से किंग क्रेक से भेजेंगे। और कुछ और पार्किंग भी चिन्हित हुई है जहां से पैसेंजर्स जो है पार्क करने के बाद शटल सर्विस से जाएंगे। इसी तरह प्रशासन द्वारा गोल्फ कार्ट का भी मसूरी में शुरू किया गया, 4 गोल्फ कार्ट शुरू की गई, जिससे कि जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनको कोई चलने फिरने में या घूमने में कोई दिक्कत ना हो। तो सभी व्यवस्थाएं प्रशासन के साथ मिलकर और खासकर स्पेशल फोकस मसूरी का है। और अगर किसी परिस्थितियों में अगर लगता है कि मसूरी में सारी पार्किंग फुल हो जाती है और हमारी शटल सर्विस की जो पार्किंग है जहां जहां बनाई है वो भी फुल होती है, तो कहीं ना कहीं हम उनको उठाल गेट पर एक व्यवस्था बना रहे हैं जहां पर हम एक टेम्पररी पार्किंग बनाएंगे और यहाँ से शटल सर्विस द्वारा पैसेंजर्स को भेजेंगे, जिसकी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हमारी पूरी हो गई और उसको डिप्लॉयमेंट भी हमारा 24 दिसंबर से। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर पालिका की टीम व्यापारियों के विरोध के चलते बेरंग लौटना पड़ा। मुख्य बाजार गोपेश्वर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर पालिका चमोली गोपेश्वर अधिशासी अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची। इस दौरान नगर पालिका और व्यापारियों के साथ हुई तीखी नोकझोंक। व्यापार संघ अध्यक्ष विनोद जोशी ने नगर पालिका प्रशासन से मामले के समाधान के लिए जिलाधिकारी एवं व्यापारियों के बीच बैठक का समय मांगा है, जिसके बाद अधिशासी अधिकारी कर्मचारियों के साथ लौट गई। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के विरोध के चलते कार्रवाई रोकी गई है, शीघ्र ही प्रशासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को उनकी तथाकथित उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए भारत गौरव पुरस्कार प्रदान किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। इस संबंध में जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भारत गौरव पुरस्कार प्रदान करना जनता, बेरोजगार युवाओं एवं नौकरी से बर्खास्त कर्मचारियों की पीठ में छुरा घोंपना जैसा है।
नेगी ने कहा कि ऐसे भ्रष्ट एवं जालसाज मंत्री जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए बहुत बड़ा खेला कर काबिल युवाओं का हक मारकर मोटी रकम लेकर नियम विरुद्ध नौकरियां बांट दी थी, ऐसे भ्रष्ट मंत्री को पुरस्कार देना दुर्भाग्य की बात है। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा, विधानसभा की नौकरी से बर्खास्त हुए वो युवा कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनको उक्त स्पीकर के द्वारा छला गया था। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर सम्मान देने वाली संस्था ने इनके कारनामों पर बगैर विचार करे कैसे इन्हें पुरस्कार दे दिया। जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनको भारत गौरव सम्मान दिया गया है। मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ उन्हें किस उपलब्धि के लिए भारत गौरव सम्मान दिया है। एक ऐसा नेता जिन्होंने विधानसभा में अपने स्पीकर रहते हुए और फर्जीवाड़ा करके तमाम बहुत बड़ा खेल करके युवाओं को नौकरी दी नियम विरुद्ध तरीके से, उनको आज सम्मान दिया जा रहा, बताइए। और जो संस्था है सम्मान देने वाली, उनको ये भी तो देखना चाहिए था कि हम किस व्यक्ति को दे रहे हैं। उन्होंने जो हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, जिनको समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है सम्मान, आप ये समझ लीजिए कि आज तो जो तमाम विधानसभा में जो उस समय कर्मचारी लगे थे नियम विरुद्ध तरीके से इन्होंने लगाए थे, वो आज सारे के सारे सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बताइए ये हाल है। उन युवाओं को छलने के लिए क्या ये सम्मान दिया गया? क्या वो फर्जी नियुक्तियां करने के लिए इनको सम्मान दिया गया? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें जो उस समय नौकरियां लगी थी, उन युवाओं को तो भाग कर रास्ता दिखा दिया, लेकिन जो दंड असली जो खतावार है, जिसने खता की है प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम जनसंघर्ष मोर्चा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।